गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जनन की विशिष्ट विधियां। अर्थात हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अंत में हमने आवृतबीजी पादपों के अंदर किस प्रकार से जीवन चक्र की प्रक्रियाएं चलती हैं उसके बारे में पढ़ा। देखिए, यहां हम विशिष्ट विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में जनन करने के लिए एक तो होती है लैंगिक विधि, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं, और एक होता है कायिक जनन, जिसमें पौधे के शरीर के किसी भी भाग से नए पौधे का विकास हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। लेकिन इन दोनों विधियों के अतिरिक्त पादपों में जनन का एक और तरीका और भी होते हैं, अर्थात उन तरीकों को या उन विधियों को विशिष्ट विधियां कहा जाता है। यहां हमारे कोर्स में ऐसी विशिष्ट विधियों के अंतर्गत एक तो आता है असंग जनन, एपोमेटसिस, एक होता है अनिषेक बीजता, एक है बहुभ्रूणता और एक है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो हम यहां इस चैप्टर में इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और हर साल इन चारों में से किसी न किसी एक से संबंधित एक प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो देखिए, असंग जनन किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपोमिक्सिस। असंग जनन का मतलब होता है कि इस प्रकार का जनन जिसमें भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, परंतु इसमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता है ना ही निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये कहलाती है असंग जनन। इस असंग जनन को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन, गैमेटोफाइट्स, एक होता है बीजाणुद्भिद असंग जनन। यहां हम युग्मकोद्भिद असंग जनन की बात करें तो इस प्रकार का जो असंग जनन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित संरचनाएं बनती हैं, अर्थात इसमें भ्रूण कोश का निर्माण होता है और उस भ्रूण कोश से नए भ्रूणों का या पौधों का निर्माण होता है। यहां इसमें युग्मकोद्भिद शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन निषेचन नहीं होता है। इसे हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो होता है अगुणित अनिषेक जनन। इसका मतलब क्या होता है कि जब अगुणित संरचना के रूप में भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो उस अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और उन अगुणित गुरु बीजाणुओं से भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस मादा युग्मकोद्भिद में यानी भ्रूणकोश में जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका जो कि एक प्रकार से मादा युग्मक होता है, इस अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही अगर भ्रूण का विकास होता है तो इस प्रकार की इस असंग जनन को या ऐसे कहा जाएगा अगुणित अनिषेक जनन, अर्थात अंड कोशिका का बिना निषेचन के ही भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो ये तो कहलाएगा अगुणित। दूसरा होता है अगुणित अपयुग्मन। अपयुग्मन, अपयुग्मन का मतलब होता है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त उस मादा युग्मकोद्भिद में जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि सहायक कोशिका है, जैसे प्रतिमुखी कोशिका है, से अगर भ्रूण का विकास होता है, यानी अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी से मतलब अगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसे हम कहेंगे अगुणित अपयुग्मन। ठीक है, एक बार फिर समझिए,
युग्मकोद्भिद असंजनन का मतलब होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस विभाजन के पश्चात अगुणित भ्रूणकोश बनता है। अगर उस भ्रूणकोश की अंडकोशिका से बिना निषेचन के अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। और अगर उस अंडकोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका से अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो ये तो हो गया एक युग्मकोद्भिद। दूसरा है बीजाणुद्भिद। देखिए बीजाणुद्भिद असंजनन को अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस बात को समझिए कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्थात इसमें जो बनने वाली संरचना है अर्थात पादप का कोई भी भाग यानी भ्रूण से संबंधित कोई भी भ्रूण बीजांडकाय से संबंधित कोई भी भाग जैसे कि अध्यावरण है या बीजांडकाय है तो उससे अगर द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है तो उससे हम कहेंगे बीजाणुद्भिद असंजनन। और अपस्थानिक भ्रूणता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आनुवांशिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणसूत्र पूरी तरह से किसके समान होंगे, उस पादप के समान जिससे नया भ्रूण का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन देखिए हमारे देश के एक वैज्ञानिक हैं पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने इस असंजनन की जो प्रक्रिया है इसको तीन प्रकारों में बांटा गया है, यानी इसके प्रकार और बना दिए। शुरू में दो भागों में बांटा गया था, फिर उसको और छोटे छोटे भागों में, यानी यहां हम कहेंगे तीन प्रकारों में इसको बांटा गया था। एक होता है अनावर्ती असंजनन। इसमें ये एक प्रकार से इसके समान है, ये जो युग्मकोद्भिद के समान है। इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन तो होता है वही इसी के समान, लेकिन इसमें निषेचन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये अनावर्ती असंजनन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे चल करके फिर नए पादप को विकसित तो करेगा लेकिन नए पादप से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनेगा। इसको भी दो वर्गों में बांट सकते हैं, अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन। अर्थात अगुणित अनिषेक जनन के अंतर्गत इसमें क्या होगा कि जो भ्रूणकोश है वो अगुणित होगा, उसकी जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका जो कि अगुणित होती है, उस अंड कोशिका से बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। अब यहां दूसरा इसका प्रकार है अपयुग्मन, अर्थात इसमें भी भ्रूणकोश तो अगुणित है लेकिन इसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं जो कि 3 होती है उन कोशिकाओं में से कोई भी कोशिका, या सहायक कोशिका जो कि 2 होती है उनमें से कोई सी भी कोशिका अगर बिना निषेचन के भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह कहलाती है अगुणित अपयुग्मन। जैसा कि आप धतूरे के अंदर, मक्का के अंदर इस तरह के वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है कि इसमें नए पौधे विकसित किए गए हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वो है अपस्थानिक। दूसरा इसमें पुनरावर्ती असंजनन, अर्थात ये तो हो गया अनावर्ती असंजनन। पुनरावर्ती में क्या होता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, 2n रहेगी। और ऐसी स्थिति में इसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक तो होता है जनन अपबीजाणुता और एक होता है कायिक अपबीजाणुता। देखिए जनन अपबीजाणुता का मतलब है जैसे ये संरचना है और इसमें ये भ्रूणकोश बना है। अब इसकी कोशिकाएं, ये जो कि एक तरह से बीजांडकाय के अंदर की कोशिकाएं जो कि जनन कोशिकाएं हैं, अगर इन कोशिकाओं से इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है और इन कोशिकाओं से अगर नए भ्रूण का विकास होता है तो वो कहलाएगी जनन अपबीजाणुता। यानी जनन के लिए जो संरचना बनी है उस संरचना से अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण द्विगुणित संरचना या द्विगुणित जो कोशिकाएं बनती है, जैसे कि एक प्रकार से बीजांडकाय के चार तरफ की कोशिका, उनसे अगर होता है तो उसको कहेंगे जनन अपबीजाणुता। दूसरा होता है कायिक अपबीजाणुता। कायिक यानी कायिक भाग, कायिक भाग अर्थात
बीजांड का अध्यावरण हो या बीजांड का ही भाग हो जिसमें जो जनन में हिस्सा नहीं लेता है, वह तो केवल बीजांड बीज के कवच बनाने के काम आता है। लेकिन अगर वह अर्धसूत्री बिना विभाजन के द्विगुणित संरचना है, और वो तो द्विगुणित संरचना ही होती है, तो अगर उससे नया भ्रूण का विकास होता है तो इससे हम कहेंगे कायिक अपबीजाणुता। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंतर अनावर्ती में तो क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है। अर्थात ये अगुणित संरचना है, इसमें द्विगुणित संरचना है। इसमें जनन वाले भाग के अंदर कोशिकाओं से अगर बन रहा है तो उसको जनन अपबीजाणुता कहेंगे, और अगर कायिक भाग यानी अध्यावरण बीजांड काय भाग से अगर हो रहा है तो उसको कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। तीसरा होता है अपस्थानिक। अपस्थानिक का मतलब होता है कि इसका कोई अन्य भाग, ऐसा भाग जो इस बीजांड काय से अलग है और उसके द्वारा हो रहा है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है, तो ऐसी स्थिति में इसको कहेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। और इस प्रकार की भ्रूणता से जो बने हुए पादप होते हैं वो पूरी तरह से जनक पादप के समान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आनुवांशिक रूप से किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं आती। इसको कह सकते हैं एक तरह से बीजाणुविद असंजनन के रूप में भी इसको कहा जा सकता है। अब बात यह आती है कि ये असंजनन जो है इसके क्या प्रकार है। एक बार फिर दोबारा हम इस बात को समझें। देखिए हमने ये पढ़ा कि भाई ये जो पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं, इसमें सबसे पहली असंजनन की विधि है। उस असंजनन की विधि में एक तरह से बिना निषेचन के ही भ्रूण का विकास होता है। दो प्रकार के होते हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणु। इसमें अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, भ्रूण को विकसित करती हैं। इसमें अगुणित भ्रूणकोश की अंडकोशिका से बनता है तो उसको अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें अंडकोशिका के अतिरिक्त जो अन्य अगुणित कोशिकाएं हैं उनसे भ्रूण का विकास होता है बिना निषेचन के, तो इसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। इसमें द्विगुणित संरचना बिना अर्धसूत्री विभाजन की जो बनी हुई संरचना है उससे भ्रूण का विकास होता है। और यहाँ पंचानन महेश्वरी के अनुसार इसको अनावर्ती, ये एक प्रकार से किसके समान है, युग्मकोद्भिद के समान, और दूसरी जो पुनरावर्ती है वो किसके समान है, बीजाणुविद के समान। अपस्थानिक भ्रूणता ये अपने आप में एक प्रकार का कायिक जनन जैसा भाग होता है। यानी इसमें कायिक जनन में तो क्या होता है, भ्रूण का विकास नहीं होता, लेकिन यहाँ इसमें भ्रूण का विकास होता है। आनुवांशिक रूप से ये जनकों के समान होते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि ये असंजनन जो है इसका क्या महत्व है। तो हम बात करें असंजनन का महत्व। देखिए महत्व, क्योंकि देखिए हर प्रक्रिया का कोई ना कोई विशेष फायदा होता है। यहाँ ये जिन पादपों में भी पाई जाती हैं उनके अंदर इसकी विशेषता के कारण आजकल वर्तमान में जो हमारे पादप प्रजनन से संबंधित जो प्रयोग हो रहे हैं उनमें इसे काम में लाया जा रहा है, कृत्रिम तरीके से असंजनन को करवाया जा रहा है। तो देखिए इसके असंजनन का महत्व। देखिए सबसे पहला महत्व तो यह है कि इसमें ये जो अर्धसूत्री विभाजन जिनमें नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। और जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है तो बनने वाला जो पादप है वो जनक पादप के बिल्कुल समान बनता है, अर्थात उसकी आकार की और आनुवांशिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो एक तरह से वो उसका क्या होता है, क्लोन होता है। तो अगर हमको किसी शुद्ध पादप यानी अच्छे किस्म के पादप हैं और उसी से उस जैसे ही पादप तैयार करने हैं तो इस विधि के द्वारा तैयार किया जा सकता है। साथ में
इस प्रकार का जो असंग जनन है, इसके माध्यम से अगर कोई लाभदायक पादप है, उपयोगी पादप है और उस जैसा पादप हमको तैयार करना है तो इस विधि को हम काम में ले सकते हैं। यानी ये विधि हमारे लिए उपयोगी होती है शुद्ध वंशक्रम को प्राप्त करने के लिए। साथ में किसी भी उच्च गुणों वाले पादपों के लक्षणों को अगर हमको संरक्षित रखना है तो इस विधि के द्वारा संरक्षित रखा जा सकता है। साथ में हम कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम अगुणित पादप तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे पादप प्रजनन प्रयोगों में हमें आवश्यक होते हैं। तो इस तरह के पादप इस विधि के द्वारा तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये विधि इस प्रकार की, इस विधि के द्वारा हम जनक पादपों के समान नए पादप तैयार कर सकते हैं। उपयोगी लक्षणों को लंबे समय तक हम पादपों के अंदर इस तरह से संग्रहित रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने देते हैं। साथ में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किए जा सकते हैं। पादप संग्रहण प्रयोग के लिए हमको शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने इस तरह के पादपों की जरूरत पड़ती है, तो इस विधि के द्वारा तैयार कर सकते हैं। और साथ में हम अगुणित पादपों को तैयार कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उपयोगी विधि है, अर्थात असंग जनन। अब हम बात करें, दूसरा है अनिषेक बीजता। देखिए ये एक मिलती जुलती विधि है। अनिषेक बीजता, नाम से क्लियर हो रहा है कि अनिषेक अर्थात बिना निषेचन के बीजों को तैयार करना। देखिए इसमें सामान्य पौधों की तरह ही बीजों का निर्माण होता है, और ये बीज जो होते हैं ये टुएन होते हैं और इनमें असामान्य द्विगुणित कोश भ्रूणकोश जो होता है, अर्थात द्विगुणित कोशिकाओं से बनने वाले बीज जिनमें बिना निषेचन के तैयार होते हैं, तो इस तरह की विधि क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता है। अर्थात ये असंग जनन के रूप में ही प्राप्त होते हैं और इसमें पूरे जो लक्षण हैं वो जनक पादप के समान ही होते हैं। अर्थात ये हम इसे यूं कह सकते हैं कि अनिषेक बीजता में जनन इकाई जो है वो सामान्य पौधों की भांति ही होती है, लेकिन इसमें बीज सामान्य लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थात इसमें बीज लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बिना ही तैयार होते हैं। अनिषेक बीजता यानी बीज तो बनते हैं लेकिन वो किसके द्वारा नहीं बनते? लैंगिक जनन के प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनते हैं। साथ में ये जो बीज होते हैं, बीज जनक पादप के समान होते हैं और जब कोई पादप ऐसा बनता है जिसमें लक्षण जनक पादप के समान होते हैं तो वो कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन अर्थात ये कायिक जनन का एक दूसरा रूप है जिसमें बीज तो बनते हैं और द्विगुणित होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता है। अर्थात द्विगुणित भ्रूणकोशों के अंदर किसी भी कोशिका से, द्विगुणित भ्रूणकोश जो होता है उसकी किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के ही बीज का बनना अनिषेक बीजता कहलाता है। और ऐसा जो बीज बनता है वो द्विगुणित होता है और इसमें सभी गुण जो होते हैं वो जनक पादप के समान होते हैं, यानी मदर्स प्लांट्स के समान होते हैं।
और इस प्रकार की जो बीजता है, इसको अभी अपन ने पढ़ा अपिस्तानिक भ्रूणता, एक तरह से अपिस्तानिक भ्रूणता जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने असंजनन और अनिश्चयिक बीजता, ये लगभग एक जैसी ही चीजें हैं और इनको एक ही साथ शामिल किया गया है, और इन दोनों का अर्थ यही है कि बिना निषेचन के भ्रूण का बनना, ये तो कहलाएगा असंजनन, और बिना निषेचन के बीज का बनना अनिषेक बीजता कहलाती है। इसमें असंजनन में अगुणित भी बन सकते हैं, लेकिन अनिषेक बीजता में द्विगुणित बनते हैं। तो ये दोनों ही एक प्रकार से विशेष प्रकार के जनन के तरीके हैं जो कुछ पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमने भी इसके महत्वों की बात की, क्योंकि इसमें एक तो क्या है, किसी भी प्रकार का आनुवांशिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, जनक पादप के समान ही हो रहे हैं, तो इसलिए इनको शुद्ध पादप तैयार करने के लिए, जैसे पादप प्रजनन प्रयोग में हम प्रयोग करते हैं शुद्ध वंशक्रम, तो उनके लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल पादप, ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि है, इसमें अगुणित पादपों के महत्व बढ़ते जा रहे हैं, तो अगुणित पादप तैयार करना हो तो इस विधि के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। साथ में जो पादप ऐसे हैं जिनमें उपयोगी गुण हैं, उनको हम लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस असंजनन और अनिषेक बीजता विधि के द्वारा हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जनन की विशिष्ट विधियां, चैप्टर नंबर 4 जो है इसको स्टार्ट किया है, और उसमें ये 2 विधियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब हम इसकी बहुभ्रूणता, सूक्ष्म प्रवर्धन आदि के बारे में अगले लेक्चर में बातें करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह समझिए। ओके।